विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे कुचालक और समदैशी समांगी माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंगें। कुचालक माध्यम के लिए हम जानते हैं कि मुक्त धारा घनत्व का मान 0 होता है। अब चूंकि मुक्त धारा घनत्व 0 है, इसलिए हम कहते हैं कि उसका आवेश घनत्व भी क्या होगा, 0 होगा। मान लिया हमने इस माध्यम की पारगम्यता कितनी है, म्यू है, विद्युतशीलता एप्सिलॉन है, विद्युत क्षेत्र को हम ई से निरूपित कर रहे हैं और चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से निरूपित कर रहे हैं। और मैक्सवेल समीकरणों में हम देख चुके हैं कि मैक्सवेल के प्रथम समीकरण से, जो कि आपके पास आधारित है विद्युत क्षेत्रों के लिए गाउस के नियम पे, उसके अनुसार हम चलें तो अवकलन रूप में हम उसे व्यक्त करते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन 0, जहाँ रो आवेश घनत्व है। लेकिन कुचालक माध्यम के लिए आवेश घनत्व 0 होने से ये समीकरण बन जाती है डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू 0। और मैक्सवेल का जो द्वितीय समीकरण है वो गाउस के नियम पर ही आधारित है, लेकिन वो चुंबकीय क्षेत्रों के लिए है और उसके अनुसार डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल्स का अस्तित्व नहीं है। और कुचालक माध्यम के लिए भी यह एज इट इज ही रहता है कि डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0। अब हम आते हैं मैक्सवेल के तृतीय समीकरण पे, और मैक्सवेल के तृतीय समीकरण हम जानते हैं फैराडे के नियम पर आधारित है और उसके अवकलन नियम के अनुसार, अवकलन रूप के अनुसार, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल डेल टी ऑफ बी, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र का कर्ल है वो चुंबकीय क्षेत्र के ऋणात्मक परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यानी ये बताता है कि टाइम डिपेंडेंट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति को व्यक्त करता है। और जो चौथा समीकरण है मैक्सवेल का, वो एम्पियर मैक्सवेल के नियम पर आधारित है और उसके अनुसार हमारे पास जो चुंबकीय क्षेत्र की जो उपस्थिति है वो विद्युत क्षेत्र के परिवर्तनों के द्वारा व्यक्त की जाती है। अब कुचालक माध्यम के लिए अगर हम बात करें तो कुचालक माध्यम के लिए ये समीकरण क्योंकि जे 0 है, इसलिए कर्ल ऑफ बी का मान हो जाएगा म्यू एप्सिलॉन डेल ई डेल टी के बराबर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे समीकरण 3 का कर्ल लेते हैं और कर्ल लेते हैं तो कर्ल ऑफ ई हो जाता है माइनस कर्ल ऑफ डेल बी डेल टी। अब चूँकि हम इसको सदिश सर्व समीकरण से निकालते हैं तो हमें मिल जाता है ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ई माइनस डेल टू ई इज इक्वल टू माइनस डेल डेल टी ऑफ कर्ल ऑफ बी। अब हम जानते हैं चूँकि डाइवर्जेंस ऑफ जी कुचालक माध्यम के लिए डाइवर्जेंस ऑफ ई हम देख चुके हैं 0 के बराबर है, इसलिए ये समीकरण मुझे देगा कि कर्ल ऑफ ई, और साथ में हम ये भी जानते हैं कि कर्ल ऑफ बी का मान म्यू एप्सिलॉन डेल ई डेल टी के बराबर है। यानी कि अगर हम यहाँ इसको फिर से देखें तो डाइवर्जेंस ऑफ ई ये समीकरण से मेरे पास 0 है और कर्ल ऑफ बी का मान मैं चौथे समीकरण से मैं यहाँ रख देती हूँ, क्योंकि ये कुचालक माध्यम के लिए रख रही हूँ तो मैं ये मान रखूँगी। तो ये दोनों मान, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू 0 कुचालक माध्यम के लिए और कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डेल ई डेल टी, जब मैं इस समीकरण में रखती हूँ तो मुझे क्या समीकरण मिलती है कि डेल टू ई इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डेल टू ई डेल टी स्क्वायर। इसी प्रकार मैं समीकरण मैक्सवेल के जो चतुर्थ समीकरण मैंने कुचालक माध्यम के निकाला है उसका कर्ल लेती हूँ, यानी इस समीकरण का मैं कर्ल ले रही हूँ, कर्ल ऑफ बी का कर्ल निकाल रही हूँ, तो ये बन जाएगा कर्ल ऑफ बी म्यू एप्सिलॉन डेल डेल टी ऑफ कर्ल ऑफ ई। तो यहाँ से ये समीकरण मेरे पास आ गया है। अब यहाँ पर मैं पुनः इसको सदिश सर्व समीकरण से तोड़ देती हूँ तो ये मुझे मिल जाएगा ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ बी माइनस डेल टू बी इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डेल डेल टी ऑफ कर्ल ऑफ ई। अब चूंकि पुनः मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण से डाइवर्जेंस ऑफ बी 0 है, इसलिए समांगी कुचालक माध्यम के लिए मुझे मिल जाता है, और यहाँ पे कर्ल ऑफ ई का मान भी मैं रख देती हूँ मैक्सवेल के तृतीय समीकरण से, जो कि माइनस डेल डेल टी ऑफ बी के बराबर है। तो मुझे मिल जाता है डेल टू बी इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डेल टू बी डेल टी स्क्वायर। इस प्रकार समीकरण 5 और 6 दोनों को ही मैं पाती हूँ कि ये एक त्रिविमीय नॉन डिस्पर्सिव माध्यम में स्वैच्छिक दिशा में संचरित प्रगामी तरंग के जो समीकरण है, मानक अवकलन समीकरण है तरंग का, कि डेल टू जाई इज इक्वल टू 1/v स्क्वायर डेल टू डेल टी स्क्वायर के बराबर है। उससे अगर हम तुलना करते हैं इसकी, इस तरंग समीकरण से जब मैं इसकी तुलना करती हूँ तो मुझे मिलता है कि इसका मतलब जो डेल टू साई एक्जीटा है ये व्यक्त कर रहा है कि किस प्रकार से आपके पास जो तरंग है उसका विस्थापन का मान मुझे मिलता है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का विस्थापन दिखाया जा रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र के विस्थापन को व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो कॉफिशिएंट है ये मान होना चाहिए 1/v स्क्वायर के, यानी कि तरंग के वेग के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होना चाहिए। और इन दोनों समीकरण, चूँकि ये दोनों ही प्रगामी तरंग के मानक समीकरण
से तुलना करने पर हम पाते हैं ये उसी के तुल्य है। इसलिए जो v1/v² का मान है वो किसके बराबर होना चाहिए, म्यू एप्सिलॉन के बराबर हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो तरंग के रूप में मैं विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों को व्यक्त कर रही हूँ, तो इसका जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उसमें विद्युत क्षेत्र के भी घटक और चुंबकीय क्षेत्र के भी घटक एक तरंग की तरह व्यक्त किए जा सकते हैं, प्रगामी तरंग के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं, जिसका वेग किसके बराबर है, v² = 1/μ या फिर v = 1/√μ के बराबर है। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि समीकरण 5 और 6 दोनों ही ये बताते हैं कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र भी तरंगों की भांति ही कंपित होते हैं, जिसमें उनका वेग क्या होता है, 1/μ के बराबर होता है। और अगर मैं निर्वात में यह वेग निकालना चाहूँ तो निर्वात के लिए मैं म्यू की जगह μ0 और एप्सिलॉन की जगह ε0 लिख दूंगी, तो मेरे को मान मिल जाएगा कि निर्वात में जो वेग मुझे मिलेगा v0 = 1/√μ0 ε0 प्राप्त होगा। अब मैं इसका मान का इस μ0 और ε0 के जो मान मुझे निर्वात में पता है उनके मैं मान रख देती हूँ। तो μ0 का मान मैंने रख दिया 4π × 10⁻⁷ और ε0 का मान मैंने रख दिया 4π × 9 × 10⁻⁴ और इसको जब मैं सॉल्व करती हूँ तो मुझे मिल जाता है मान 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। यानी निर्वात में जो इन विद्युत चुंबकीय तरंगों का मुझे वेग मिलता है वो प्रकाश के वेग के बराबर मिलता है। तो इस तरह से अब मेरे पास विद्युत चुंबकीय तरंगों की डेफिनेशन मेरे पास आ जाती है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे हैं जो विद्युत चुंबकीय, जिसमें कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के जो कंपन हैं उनके फलस्वरूप वो उत्पन्न होती हैं। यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे हैं जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के कंपनों के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं और ये निर्वात में प्रकाश के वेग से गमन करती हैं, क्योंकि हम देख चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र का कंपन भी हम तरंगों की भांति ही हम पा रहे हैं और चुंबकीय क्षेत्र के कंपन भी हमें तरंगों के भांति ही हमें समीकरण उनके मिले हैं। इसका मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र हैं उनके जो घटक हैं वो तरंगों की भांति ही कंपन कर रहे हैं और निर्वात में इसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर है। और ये भी हम देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के जो कंपन हैं परस्पर लंबवत व तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। अब हम निकालना चाहते हैं कुचालक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग। तो कुचालक माध्यम के लिए म्यू को मैं रिपीट कर सकती हूँ μ0 μr से और एप्सिलॉन को व्यक्त कर सकती हूँ εr से। तो इसको मैं दो भागों में जब तोड़ लेती हूँ तो मुझे मिल जाता है 1/√μ0 ε0 और 1/√μr εr। और चूँकि 1/μ0 ε0 प्रकाश का वेग है, इसलिए जो कुचालक माध्यम है उससे मुझे विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग जो मुझे मिलता है वो मिल जाता है c/√μr εr, जहाँ μr रिलेटिव आपके पास परमेबिलिटी है और εr रिलेटिव परमिटिविटी है, यानी कि सापेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता है और ये सापेक्षिक εr सापेक्षिक विद्युतशीलता का मान है। तो इस प्रकार से मुझे कुचालक माध्यम में तरंगों का वेग मिलता है। अब मैं माध्यम का अपवर्तनांक निकालना चाहूँ तो प्रकाश के लिए जब हम माध्यम के अपवर्तनांक को डिफाइन करते हैं तो उसी डेफिनेशन के अनुसार अगर मैं चलूँ तो माध्यम के अपवर्तनांक का मान मुझे मिलेगा कि प्रकाश का निर्वात में वेग डिवाइडेड बाय प्रकाश का माध्यम में वेग। और प्रकाश का निर्वात में वेग हम देख चुके हैं c है और प्रकाश का माध्यम में वेग को मैंने vm से निरूपित किया है और दोनों के मान में रख देती हूँ। यानी c का मान 1/√μ0 ε0 और vm का मान 1/√μ0 ε0 × μr εr। तो μ0 ε0 कट जाता है तो मुझे मिल जाता है कि माध्यम का अपवर्तनांक √μr εr के बराबर। और किसी भी नॉन मैग्नेटिक परावैद्युत माध्यम के लिए अगर मैं बात कर रही हूँ तो उसके लिए μ = μ0 होगा और μr का मान रिलेटिव परमेबिलिटी का मान हो जाएगा 1। इसलिए ऐसे माध्यम के लिए जो नॉन मैग्नेटिक परावैद्युत माध्यम है उसके लिए अपवर्तनांक मुझे मिल जाता है √εr के बराबर। अब हम ये देखते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का तुलनात्मक महत्व क्या है। अब हम ये देख रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र के घटक भी कंपित होते हैं तरंगों की भांति ही और चुंबकीय क्षेत्र के घटक भी चुंबकीय क्षेत्र की तरंगों की भांति ही कंपित हो रहे हैं और दोनों ही क्षेत्र व्यतिकरण विवर्तन जैसी घटनाओं में अध्यारोपण व्यवहार समान रूप से दर्शाते हैं, जो विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी। लेकिन हमारी आँख को
और फोटोग्राफिक प्लेट को विद्युत क्षेत्र अधिक प्रभावित करता है। इसलिए इस दृष्टि से हमारे लिए विद्युत क्षेत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो हमारी आँख को ज़्यादा प्रभावित करता है। यद्यपि हम ये जानते हैं कि दोनों ही क्षेत्र तरंगों के रूप में व्यतिकरण विवर्तन जैसी घटनाओं में समान व्यवहार दर्शा रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र है उसमें तरंगों के समीकरण के लिए हल क्या होंगे। हमने समीकरण दोनों के लिए देख लिए हैं कि विद्युत क्षेत्र घटक के लिए मुझे समीकरण जो मिलता है वो हो जाता है del 2E = म्यू एप्सिलॉन del 2E del t स्क्वायर, और चुंबकीय क्षेत्र के घटक के लिए भी मुझे समीकरण समान ही मिला, जो कि हमने देखा है कि प्रगामी तरंगों के समीकरण के अनुकूल del 2B = म्यू एप्सिलॉन del 2B del t स्क्वायर। और इन दोनों समीकरणों के हल ही हमें प्रगामी तरंगों के अनुरूप E = E0 sin k डॉट r माइनस ओमेगा टी, और इसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो मुझे हल मिलेगा इस समीकरण का वो मिलेगा B = B0 sin k डॉट r माइनस ओमेगा टी, जहाँ E0 विद्युत क्षेत्र का आयाम है, B0 चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है, k आपके पास संचरण नियतांक है जिसे हम वेव वेक्टर भी कहते हैं और जिसे हम 2π/λ से भी व्यक्त करते हैं, और ओमेगा यहाँ पर तरंग की कोणीय आवृत्ति है जिसे मैं 2πν से व्यक्त करती हूँ। ये मुझे अच्छे से मालूम है। तो जिस प्रकार से हम सामान्य प्रगामी तरंगों के लिए समीकरण लिखते हैं और उसके हल दर्शाते हैं, उसी तरह मैं चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के लिए भी इन समीकरणों के हलों को मैं E = E0 sin k डॉट r माइनस ओमेगा टी और B = B0 sin k डॉट r माइनस ओमेगा टी से दर्शा सकती हूँ। लेकिन मुझे यहाँ ध्यान रखना है कि अगर विद्युत क्षेत्र को मैं x दिशा में दिखा रही हूँ तो चुंबकीय क्षेत्र मेरा y या z दिशा में होगा, और तरंग संचरण की दिशा उसके भी लंबवत, यानी अगर विद्युत क्षेत्र को मैंने x दिशा में माना है, चुंबकीय क्षेत्र को y दिशा में माना है, तो उस तरंग संचरण की दिशा z के द्वारा दर्शाई जाएगी। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देखा है कि किस प्रकार से हम जो प्रकाश को भी हम किस रूप में व्यक्त करते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में, क्योंकि हमने देख लिया है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें निर्वात में प्रकाश के वेग से गमन करती हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का समीकरण हम कैसे लिखते हैं, उसके विद्युत क्षेत्र के घटक का समीकरण कैसे लिखते हैं, उसके चुम्बकीय क्षेत्र का घटक का समीकरण कैसे लिखते हैं, उसकी वेलोसिटी को कैसे व्यक्त करते हैं, उस कुचालक माध्यम में हम उसका अपवर्तनांक कैसे दिखाते हैं, तो ये सब चीज़ें हमने आज देख ली हैं। अब अगली बार हम देखेंगे कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। कुछ एक प्रॉपर्टी तो हम देख चुके हैं कि दो प्रॉपर्टीज़ की पहली, ये जो माध्यम में विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र के जो कंपन होते हैं वो तरंगों की भांति ही होते हैं, और निर्वात में इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर है, और इनके आगे और भी गुणों का हम आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।